नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के कुक क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ उत्तर कोरियाई सैनिक भी लड़ रहे हैं। ये अपने आप में रूस यूक्रेन युद्ध के अंतर्गत एक सीरियस एस्केलेशन यानी गंभीर उच्च वृद्धि को प्रकट करता है। इस संदर्भ में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार से उत्तर कोरिया और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से प्रगाढ़ रहे हैं। आज इन संबंधों की पड़ताल इन फोकस की प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, इसके बाद देखेंगे कि दो कोरियाई राष्ट्र यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किस प्रकार से अस्तित्व में आए। उत्तर कोरिया के संदर्भ में शाश्वत राष्ट्रपति कौन है और साथ ही उनका सोवियत कनेक्शन क्या है, क्योंकि ये सोवियत कनेक्शन ही दशकों के उत्तर कोरिया और रूस के बीच प्रगाढ़ संबंधों को स्थापित करता है। किस प्रकार से दशकों का सहयोग है, इसको पक्ष को जानने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिक क्या शामिल हो सकते हैं, और अगर शामिल हो सकते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर हाल ही में हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं और कई शाखाओं पर कोर्स प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे लखनऊ शाखा में 29 नवंबर से बैच प्रारंभ होगा जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे, और जयपुर शाखा में 27 नवंबर से बैच प्रारंभ होगा जिसका समय रहेगा सुबह 11 बजे। इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही 8750187501 पर भी कॉल कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानेंगे। आप जानते हैं कि हाल ही में इस प्रकार की रिपोर्ट भी आई थी कि यूक्रेन ने रूस पर जवाबी कार्रवाई के अंतर्गत रूस के कुक क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ये कुक क्षेत्र पड़ता है, ये कुक क्षेत्र है और यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा आक्रमण किया गया था रूस की तरफ। साथ ही दक्षिण कोरिया की जो खुफिया एजेंसी है उसने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और जिसमें कहा गया है कि उत्तर कोरियाई सैनिक संभवतः रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनियों से लड़ रहे हैं। इसी मसले पर हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के द्वारा भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की गई है और इस घटना को यानी कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरिया के सैनिकों के होने को रूस यूक्रेन युद्ध के अंतर्गत एक सीरियस एस्केलेशन, एक गंभीर वृद्धि के रूप में प्रकट किया गया है, एक चिंता अभिव्यक्त की गई है। लेकिन इस रिपोर्ट को रूस द्वारा खारिज किया गया है, दरकिनार किया गया है और साथ ही पश्चिमी देशों ने इस पर, इस तरह की सीरियस एस्केलेशन पर, उच्च वृद्धि पर, यानी रूस यूक्रेन युद्ध के अंतर्गत इस तरह के डेवलपमेंट पर, इस तरह की विकास पर गंभीर नाराजगी जताई है। लेकिन रूस और उत्तर कोरिया के बीच इस प्रकार का सहयोग अपने आप में कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि दोनों देश बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ सहयोग करते चले आ रहे हैं। रूस से पहले जो सोवियत संघ था, आप जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था जिसमें रूस सहित 15 राष्ट्र अस्तित्व में आए थे। उससे पहले सोवियत संघ एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में था। आप जानते हैं कि जो 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे, जबकि ध्रुवीय राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी, लेकिन मित्र राष्ट्रों की विजय के तुरंत बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के बीच एक शीत युद्ध की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो रूस और उससे पहले सोवियत संघ अपने छोटे देश, अपने छोटे पड़ोसी देश यानी उत्तर कोरिया के साथ हमेशा से एक मदद की स्थिति में रहे हैं और लगातार उत्तर कोरिया की मदद करते रहे हैं। दोनों के बीच सैन्य सहयोग भी कोई नई बात नहीं है। कोरियाई युद्ध जो कि 1950 से 1953 के बीच हुआ था, उस दौरान भी सोवियत संघ और चीन ने पूरी तरह से उत्तर कोरिया का समर्थन किया था। तो ये खबर हमने जान ली है। अब हम ये देखते हैं कि दो कोरियाई राष्ट्र यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किस प्रकार से अस्तित्व में आते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को आप जानते हैं कि 38th पैरेलल समानांतर द्वारा विभाजित किया जाता है और 38 पैरेलल का सीधा सा मतलब है, 38 समानांतर का सीधा सा मतलब है कि जो 38 डिग्री अक्षांश है,
लेकिन ये 38 डिग्री ही वर्तमान में इन दोनों की सीमा का एक तरह से निर्धारण नहीं करता, बल्कि एक मिलिट्री डिमार्केशन लाइन भी है जो वर्तमान में इन दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण करता है। और इसके आसपास जो ये लाल वाला क्षेत्र है, इसको डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं, गैर सैनिक क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों देशों का विभाजन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में सोवियत सैनिकों ने कोरिया के जापानी उपनिवेशों पर आक्रमण किया था। उस समय जो कोरिया पर नियंत्रण था वो जापान का था। जापान का एक उपनिवेश था कोरिया। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सोवियत सैनिकों ने इस जापानी उपनिवेश पर यानी कोरिया पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद कोरियाई प्रायद्वीप को जापानी कब्जे से मुक्त कराया गया था, क्योंकि जापान धुरी राष्ट्रों का ही हिस्सा था। मित्र राष्ट्रों की जीत होने के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे ही मित्र राष्ट्र जीतते हैं, उसके बाद प्रायद्वीप को यानी जो कोरियाई प्रायद्वीप था, इसको 38वें समानांतर यानी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर विभाजित किया गया था, जिसमें उत्तरी भाग का जो प्रभार था वो सोवियत संघ को सौंपा गया था और दक्षिणी भाग का जो प्रभार था वो किसे सौंपा गया था, वो संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपा गया था। यह विभाजन इस प्रकार का अस्थायी माना जा रहा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की बाद जैसे ही सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद शीत युद्ध लगातार गहरा होता चला गया, इस प्रकार का जो विभाजन था ये भी स्थायी होता चला गया और हमारे सामने 1948 में दो राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जो अपने आप में प्रतिद्वंदी राष्ट्र के रूप में उभरे, जिसमें से एक सोवियत संघ के प्रभाव में था यानी उत्तर कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव में था और दूसरा यानी दक्षिण कोरिया अमेरिका के प्रभाव में था। तो इस प्रकार से हमारे सामने दो राष्ट्र अस्तित्व में आ जाते हैं। शाश्वत राष्ट्रपति की क्या संकल्पना है, ये दरअसल उत्तर कोरिया के प्रथम राष्ट्रपति को अभिव्यक्त करती है। उत्तर कोरिया के इतिहास में तथा रूस के साथ उसके संबंधों में किम इल सुंग का बहुत बड़ा स्थान है, जो कि उत्तर कोरिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। किम इल सुंग ने 1948 में डीपीआरके यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना की और 1994 तक अपनी मृत्यु तक इसके नेता के रूप में काम किया, सुप्रीम लीडर के रूप में काम किया। आप प्रेसिडेंट के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। इनके जो बेटे हैं किम जोंग इल, जो कि वर्तमान नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उनके पिता थे, तो इनके बेटे यानी किनके बेटे, किम इल सुंग के बेटे किम जोंग इल के सत्ता में आने के बाद किम इल सुंग को यानी जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको शाश्वत राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, इटर्नल प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया था। इसी रूप में इटर्नल प्रेसिडेंट के रूप में किम इल सुंग को माना जाता है उत्तर कोरिया के लीडर के रूप में। किम इल सुंग जापानी कब्जे वाले अविभाजित कोरियाई प्रायद्वीप में पले बढ़े थे। अविभाजित कोरियाई प्रायद्वीप में पले बढ़े थे और उनका जो परिवार था वो औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल रहा था। किसके खिलाफ? जापान के खिलाफ शामिल रहा था इनका परिवार। 1930 में चीन के जिलिन शहर में जिलिन युवेन हाई स्कूल में एक छात्र के रूप में दाखिला लेने के दौरान ही चीन उत्तर कोरिया सीमा के करीब किम इल सुंग ने साम्यवाद में रुचि अभिव्यक्त की थी और जापानी औपनिवेशिक सरकार से लड़ने के लिए गुरिल्ला समूहों में शामिल हुए थे और 1940 के दशक में धीरे धीरे ये साम्यवादी गुट से भी लगातार जुड़ते चले गए थे। 1945 में कोरिया के विभाजन के बाद वे अपने कई पूर्व गुरिल्ला सहयोगियों और कई सोवियत कोरियाई लोगों के साथ सोवियत सेना की वर्दी में वापस वहां से लौटे, क्योंकि इस बीच ये एक गुरिल्ला समूह के रूप में सोवियत संघ भी चले गए थे। तो सोवियत संघ जाने के बाद इनके कई तरह की तस्वीरें ऐसी भी आती है जो इनकी तस्वीरें इनको स्टालिन के साथ दिखाती है, जो सोवियत संघ के एक सुप्रीम लीडर थे, सोवियत संघ के प्रेसिडेंट थे। तो उनके साथ भी इनके लीडर आते हैं, उनके साथ भी इनकी तस्वीरें आती हैं और 1945 में ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये अपने समूहों के साथ, अपने पूर्व गुरिल्ला सहयोगियों के साथ, कई सोवियत कोरियाई लोगों के साथ सोवियत सेना की वर्दी में ही वापस लौटे और दिसंबर 1945 में किम इल सुंग को कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर कोरियाई शाखा ब्यूरो का पहला सचिव नियुक्त किया गया था। 1948 में जब दोनों कोरियाई अलग अलग राज्यों के रूप में स्थापित हुए, तब तक किम इल सुंग एक मजबूत राजनीतिक हस्ती के रूप में उभर चुके थे और पूरी तरह से एक तरह से इन्होंने डीपीआरके की स्थापना की। तो ये हमने जान लिया कि किस प्रकार से पहले राष्ट्रपति या शाश्वत राष्ट्रपति का एक सोवियत कनेक्शन था। इस प्रकार से एक संबंधों की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ और दशकों तक लगातार ये बेहतर, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे सैन्य क्षेत्र में, उत्तर कोरिया और रूस के बीच संबंध चले आ रहे हैं। कोरियाई युद्ध के दौरान यानी 1950 से 1953 के दौरान
जो उत्तर कोरिया है उसका समर्थन सोवियत संघ और चीन के द्वारा किया गया, जबकि पश्चिमी देशों द्वारा, मुख्य तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा दक्षिण कोरिया का समर्थन किया गया। कोरिया युद्ध को समाप्त करने में भारत की भी अग्रणी भूमिका रही और भारत के द्वारा ही तैयार किए गए एक नई दिल्ली युद्ध विराम प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1953 में स्वीकार किया गया था। 1961 में डीपीआरके यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया और सोवियत संघ ने मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता की एक संधि पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि तब से ही सोवियत संघ लगातार उत्तर कोरिया का समर्थन करता रहा है, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, उसके एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उभरा है, उसके औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में भी लगातार रूस ने उत्तर कोरिया को पेट्रोलियम, खाद्य और अन्य उत्पाद लगातार मुहैया कराए हैं। 1990 के दशक में उत्तर कोरिया में एक बहुत बड़ा अकाल आया था। इस दौरान भी भोजन और आवश्यक आपूर्ति के रूप में कई अरब रूबल रूस के द्वारा उत्तर कोरिया को प्रदान किए गए थे। इसी तरह से अगर आप पूरा इतिहास देखें, आधुनिक इतिहास देखें, तो इसमें अधिकांश समय में उत्तर कोरिया रूस के समर्थन और मानवीय सहायता पर निर्भर रहा है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के अंतर्गत दी गई सहायता भी शामिल है। ये दिखाता है कि दशकों से इन दोनों देशों के बीच किस प्रकार से सहयोग रहा है। जब 2006 में प्योंगयांग द्वारा यानी उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, तब भी रूस और उत्तर कोरिया की जो संबंध है, जो सैन्य संबंध है, रक्षा संबंध है, वो स्थिर रहे थे। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद भी पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, जो सैन्य खुफिया एजेंसी है, उनका मानना है कि उत्तर कोरिया ने रूस को तोपखाने के गोले सहित रॉकेट भी प्रदान किए, रॉकेट संबंधी हथियार प्रदान किए, हथियारों की एक खेप भी प्रदान की और इस तरह की पेशकश की गई रूस के सामने उत्तर कोरिया के द्वारा। इस तरह का पश्चिमी सैनिक खुफिया एजेंसियों का ये मानना है। साथ ही हाल ही में 10 नवंबर को प्रकाशित एक डिक्री के अनुसार ये पता चलता है कि पुतिन ने हाल ही में उत्तर कोरिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर भी हस्ताक्षर किए हैं और ये रणनीतिक साझेदारी हमारे सामने तब सामने आती है जब जून में प्योंगयांग में एक शिखर सम्मेलन के बाद पुतिन और किम जोंग ने एक सामान्य तौर से एक सहमति व्यक्त की थी कि वो एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच एक तरह का सशस्त्र सहयोग भी स्थापित करने पर बातचीत चल रही थी। और राइटर्स की रिपोर्ट की माने तो ये बात निकल कर के आ रही है कि इस रणनीतिक समझौते के दौरान दोनों देशों ने ये स्वीकार किया है कि अगर कोई भी अन्य देश एक देश पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो दूसरा देश उसकी सहायता के लिए, सैन्य सहायता के लिए आगे आएगा। और इस तरह का आह्वान इस रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साझेदारी, मजबूत साझेदारी को अभिव्यक्त करता है। साथ ही जो ये साझेदारी हुई है, जो रणनीतिक साझेदारी उत्तर कोरिया और रूस के बीच हुई है, इसको रूस के उच्च सदन द्वारा इसी सप्ताह में अनुमोदित किया गया है, अप्रूवल प्रदान किया गया है, रेटिफाई किया गया है और पिछले महीने निचले सदन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जो लगातार प्रगाढ़ होते हुए संबंध है, जो सैन्य सहयोग, बढ़ता हुआ सैन्य सहयोग है, इसी का नतीजा हो सकता है कि रूस के कुछ क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ उत्तर कोरियाई सैनिकों की एक उपस्थिति देखी गई है, जो कि रिपोर्ट में इस तरह से बताया गया है, कई खुफिया एजेंसियों द्वारा दावा किया गया है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? रूस के कुछ क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? ऑप्शंस हैं आपके यूक्रेन, जॉर्जिया, एस्टोनिया या फिनलैंड। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।